हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, इसका संगठन क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार से होता है ना। तो इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को श्वेतसार या कार्बोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्वेतसार और कार्बोज के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र है CH2 और O। अब CH2 क्या है? तो C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन है एक भाग, हाइड्रोजन दो भाग और ऑक्सीजन एक भाग, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसका संगठन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोज का निर्माण होता है। ठीक है। यह पोषण की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह इजीली अवेलेबल हो जाता है, हर जगह हमें आसानी से मिल जाता है, और अन्य पोषक तत्वों के अपेक्षा वनस्पति यह हमें सस्ते दाम में भी उपलब्ध होता है। आप जानते हैं कि पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम छोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट सस्ते पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें तो प्रोटीन क्या है? महंगे खाद्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि मांस, मछली और दूध वाले प्रोडक्ट में प्रोटीन मिलता है ना। कुछ नट्स में भी मिलता है, जो कुछ आमंड हैं, इन सब ये जो नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, उसमें भी मिलता है, लेकिन ये सभी तो महंगे खाद्य पदार्थ है। ठीक है। अब हम बात मिनरल्स की कर लें, यानी कि खनिज लवण की बात कर लें और वाइटामिन की बात कर लें। तो खनिज लवण और वाइटामिन क्या है? ये भी महंगे हैं, क्योंकि खनिज लवण वाइटामिन कहाँ मिलते हैं? हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? पोषण की दृष्टि से सबसे सस्ता और इजीली उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध होने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारतीय आहार में लगभग 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आप देखते होंगे कि जब कोई इंडियन खाना खाता है तो उसकी थाली का जो पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आधा से ज़्यादा भरा होता है ना। कार्बोहाइड्रेट अनाजों में मिलता है हमें। तो जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं और इस प्रकार के जो भी हम अनाज खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है और इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। दाल और सब्जी की मात्रा कम होती है। तो इसीलिए भारतीय आहार में 60 से 70% जो है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति करवा रहा है, लेकिन यह मिलता कहाँ से है? तो यह हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है ना। वनस्पति जगत से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो और इसमें क्या होता है कि यह इसका जो संरचना होता है, संगठन होता है, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1, यह पानी के समान होता है। हाइड्रोजन अनुपात का जो रेशियो है ना, 2:1, ये पानी के समान ही होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात होता है? तो 2:1, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। पानी का भी यही अनुपात होता है। यही पानी का क्या होता है, जो सूत्र है H2 और O है ना। और कार्बोहाइड्रेट का भी यही है, इसमें सिर्फ C लग जाता है, कार्बन लग जाता है। CH2O ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, और पानी का क्या होता है? सिर्फ H2O, ये है कार्बोहाइड्रेट, वाटर का। तो दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो होता है रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, पानी और कार्बोहाइड्रेट में समान ही होता है। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों से होता है। पेड़ पौधों में जो जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तब हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है? तो जो पेड़ पौधों की पत्तियों में, तने में जो हरा जो भाग होता है, हरा रंग होता है, वर्णक होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, पानी, ज़मीन से पानी लेते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, रोशनी लेते हैं, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और तब अभिक्रिया करती है
क्लोरोफिल के द्वारा अभिक्रिया होता है और इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बोज का निर्माण होता है। और जब मनुष्य इस कार्बोज को खाता है तब उसके शरीर में ऊष्मा का संचारित होता है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोज से हमें प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। जबकि 1 ग्राम वसा की बात करें तो हमें 9.2 कैलोरी की प्राप्ति होती है ना। तो जब हम देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से और 1 ग्राम कार्बोज से एक ही मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो अब हम ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जो है, मुख्य स्रोत है, हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों कह रहे हैं? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ऊर्जा होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए करता है क्योंकि जब हम प्रोटीन से अगर ऊर्जा देने का काम कर लेंगे तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है शारीरिक और मानसिक विकास, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी का इस्तेमाल अपने ऊर्जा के लिए करते हैं, शक्ति के लिए करते हैं, और प्रोटीन से जो हमें कैलोरी मिलती है उसका इस्तेमाल हमारा शरीर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होता है। आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम ज़्यादा प्रोटीन, डॉक्टर भी कहते हैं कि उनको प्रोटीन की मात्रा अधिक खिलाइए। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है, इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता उन्हें अधिक होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से प्राप्त होता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके संगठन क्या है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम उसमें उपस्थित जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के आधार पर करते हैं। किस भागों में करते, किन भागों में? तो हम पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। मोनोसेक्राइड में क्योंकि एक हम चूंकि अणुओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, तो मोनोसेक्राइड में एक अणु होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड में 2 अणु होते हैं और पॉलीसेक्राइड में 2 से अधिक अनगिनत अणु हो सकते हैं पॉलीसेक्राइड में। इस प्रकार हम अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। अब हम मोनोसेक्राइड को देखते हैं। पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा, अब हम मोनोसेक्राइड को भी 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे और डाइसेक्राइड को भी 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जबकि पॉलीसेक्राइड को हम 5 भागों में, क्योंकि पॉलीसेक्राइड में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो 5 जो तत्व होते हैं हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। मोनोसेक्राइड के 3 तत्व हमारे लिए हमारे खाद्य पदार्थ द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं और डाइसेक्राइड के भी 3 तत्व हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब मोनोसेक्राइड के बारे में देखते हैं कि मोनोसेक्राइड किस प्रकार से कार्य करता है। मोनोसेक्राइड क्या है? जल में घुलनशील होते हैं और इसकी जो रचना होती है रवेदार होती है, क्रिस्टलाइज होती है, तथा इसका स्वाद मीठा होता है। सभी जितने भी कार्बोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ होते हैं, सबसे मीठा कौन सा है? तो ये मोनोसेक्राइड ही होता है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल पाते हैं। पोषण की दृष्टि से 3 प्रकार के हम कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा ये 3 है? ये है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज पोषण की दृष्टि से 3 मोनोसेक्राइड का हम प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज पोषण की दृष्टि से यह कार्बोहाइड्रेट का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और छोटा भाग, सबसे छोटा भाग है। हमारे शरीर में जब भी इंस्टेंट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर, करेंट एनर्जी, कॉइन ऑफ बॉडी, कॉर्न शुगर आदि कई नामों से जानते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस जहाँ क्वेश्चन होते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो भी हम इसमें जिन जिन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर, करंट एनर्जी, कॉइन ऑफ बॉडी, कॉर्न शुगर आदि कई नामों से जानते हैं, है ना। यह रक्त द्वारा शीघ्र अवशोषित होकर हमें ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसकी मात्रा मक्का में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह मीठे और रसीले फल अंगूर, चुकंदर आदि में, आलू आलू गाजर आदि में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
सभी श्वेतसार जो होते हैं ना, वो पचने के बाद ग्लूकोज में ही परिवर्तित होते हैं। श्वेतसार यानी कि कार्बोज, जो भी सभी जो कार्बोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो पचने के बाद ग्लूकोज में ही परिवर्तित होते हैं, तभी हमारे शरीर के लिए यूज़फुल हो पाते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर के में रक्त में शीघ्र मिल जाता है और हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में ही शरीर रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। मानव रक्त में 80 से 120 के अनुपात में शरीर वजन के अनुसार ग्लूकोज होता है। प्रति 100 ml रक्त में 80 से 100 mg ग्लूकोज पाया जाता है ना। शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में, कहा किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है और लीवर और मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है। और पुनः जब हमें आवश्यकता होती है, जब हम उपवास में, व्रत में, जब हमें भोजन नहीं मिलती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं होता है, तो यही जो एकत्रित ग्लाइकोजन होता है, यह लीवर और मांसपेशियों में जो संग्रहित होता है, यह हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक होती है, उसका इस्तेमाल नहीं हमारा शरीर कर पाता है, तब हमें मधुमेह से पीड़ित हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं, है ना। ग्लूकोज जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और जब ग्लाइकोजन शरीर में बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तब हम मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ग्लूकोज के बारे में देखा कि ग्लूकोज हमारे लिए किस प्रकार से प्रयोग में हम लाते हैं, उसका क्या हमारे शरीर के लिए फ़ायदा है। अब हम देखते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज को लेबुलोज भी कहते हैं, लेबुलोज कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं, है ना। दो नाम, किन किन नामों से जानते हैं? इसे लेबुलोज, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये प्रकृति में पाई जाने वाली मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है, स्टार्च है। सबसे मीठी जो है कार्बोहाइड्रेट है। ये फलों के रस में पाई जाती है। इसमें भी ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है ना। इसमें भी ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। ग्लैक्टोज, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। ग्लैक्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। ये जब हम कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म जो डाइसेक्राइड है, उसमें जो लैक्टोज होता है, उसके पाचन के दौरान, जब लैक्टोज का पाचन होता है हमारे शरीर में, तब यह हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होती है। कौन? ग्लैक्टोज। लैक्टोज जो है, ग्लैक्टोज के पाचन के दौरान शरीर में स्वतः ही निर्मित होती है और रक्त द्वारा अवशोषित होकर ब्रेन और नाड़ी संस्थान को ऊर्जा देने का कार्य करता है। ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाले एक एंजाइम की कमी के कारण बच्चों में जो विकार हो जाता है। कौन सा विकार होता है? ग्लैक्टोसीमिया। बच्चों में एक विकार हो जाता है जिसको जिसको कहते हैं ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। जब ना ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होता है, तब बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्लैक्टोसीमिया। डाइसेक्राइड्स क्या है, इसे हम देखते हैं। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट का पहला जो फॉर्म है मोनोसेक्राइड, उसका हमने देखा कि उसमें वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लैक्टोज के रूप में होता है, फ्रुक्टोज। 3 भागों में हम मोनोसेक्राइड को बांटते हैं। अब हम डाइसेक्राइड को भी 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड के पार्ट होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, है ना। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज, इसे गन्ने गन्ने की शकरा, केन शुगर, ब्लड शुगर, इनवर्ट शुगर आदि कई नामों से जानते हैं। सुक्रोज को गन्ने की शकरा, केन शुगर, ब्लड शुगर, टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर कई नामों से जाना जाता है। घरेलू तौर पर जो चीनी होती है, इसको ये भी सुक्रोज ही है, इसलिए इसे घरेलू शुगर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कितने सारे नामों, सुक्रोज को हम कितने सारे नामों से जानते हैं। गन्ने की शकरा, केन शुगर, टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर, ठीक है, चीनी, घरेलू शुगर आदि कई नामों से हम सुक्रोज को जानते हैं। यह ग्लूकोज के एक अणु, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु और फ्रुक्टोज के एक अणु से मिलकर बनता है। यह पके हुए फल और सब्जियों, सूखे मेवे, किशमिश में अधिक मात्रा में रहता है। माल्टोज, माल्टोज
ये अनाजों का जो अनाजों में जो माल्ट होता है, उससे माल्टोज़ की प्राप्ति होती है। माल्टोज़ की प्राप्ति कहाँ से होती है? अनाजों के जो अंकुरन होता है, उससे भी माल्टोज़ की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज़ के 2 अणुओं के मिलने से माल्टोज़ का निर्माण होता है। ग्लूकोज़ के 2 अणुओं के मिलने से माल्टोज़ का निर्माण होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति शराब, अनाज के अंकुरन आदि से होती है। शरीर में पॉलीसेकेराइड के स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज़ बनता है। लैक्टोज, इसे दूध की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। यह स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है और क्या है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज और यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। मानव के रक्त में जो लैक्टोज की मात्रा होती है 7 से 9% होती है, जबकि गाय के दूध में 4.5 से 5% तक ग्लैक्टोज की प्राप्ति होती है। ग्लैक्टोज हमारे आंतों में देर तक रहते हैं और वहाँ एक लाभदायक बैक्टीरिया जीवाणु पैदा करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पॉलीसेकेराइड्स। अब हमने डाइसेकेराइड के तीनों फॉर्म देख लिया। हमने क्या देखा? हमने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में देखा कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब हम पॉलीसेकेराइड जो है कि कार्बोज का सबसे जटिल फॉर्म है पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल संरचना है। जटिल संरचना क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 से अधिक और अनगिनत असंख्य इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है? उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है? तो इसलिए ये जटिल संरचना होता है इसका। इसके अणुओं की संख्या अनगिनत है। यह स्वाद में क्या होते हैं? फीके होते हैं, यानी कि मीठे नहीं होते हैं तथा शरीर में इसका पाचन जटिलता से होता है। कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स हैं जिसका पाचन शरीर में नहीं होता है, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो जानवरों में होता है, ठीक है? मधुमेह के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड का रूप होता है यही देना चाहिए। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि मधुमेह के रोगियों को पॉलीसेकेराइड का कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म देना चाहिए? तो पॉलीसेकेराइड देना चाहिए। पॉलीसेकेराइड क्यों देना चाहिए मधुमेह के रोगियों को? क्योंकि यह धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे जब पचता है तो शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज पहुंचता है। शरीर में मधुमेह के रोगियों के लिए अगर शरीर में अचानक बहुत मात्रा में ग्लूकोज पहुंच जाता है तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हानिकारक परिणाम देता है। इसीलिए मधुमेह के रोगियों को पॉलीसेकेराइड का यही फॉर्म देना चाहिए। पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए ताकि उनको धीरे धीरे पचे और धीरे धीरे उनको ग्लूकोज उनके लिए उपलब्ध हो। हम 5 खाद्य के रूप में हम 5 प्रकार के पॉलीसेकेराइड का प्रयोग करते हैं। ये कौन-कौन से हैं? ये हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन। कौन-कौन से हैं ये स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और पेक्टिन। अब हम एक-एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्च क्या है? यह पौधों में संचित होता है, ठीक है? अनाजों में जो होता है 65 से 85% हमें स्टार्च की प्राप्ति होती है। बीज और कंद में 19 से 35% तथा फल और सब्जियों में 2 से 10% स्टार्च पाई जाती है। इसकी मात्रा चावल, मक्का, गेहूँ, राई, मटर, सेम आदि में होती है। यह कच्चा केला, अरारोट, साबूदाना, आलू, ज्वार, बाजरा, जड़ वाली सब्जियों में भी स्टार्च पाया जाता है। आप समझिए कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या पानी में अघुलनशील है, लेकिन जब हम गर्म पानी में इसको घोलते हैं तो स्टार्च का जो कण होता है, अनाजों का जो कण होता है वो फट जाता है और स्टार्च के जो अनाज के कण के अंदर पानी चले जाते हैं, गर्म पानी चले जाता है तो मुलायम हो जाता है, फट जाता है, तब वो हमारे लिए सुपाच्य हो जाता है। स्टार्च के को जब हम गर्म पानी में घोलते हैं तो एक लेई जैसा पदार्थ बन जाता है जिसको कि जिलेटाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जिलेटाइजेशन कहते हैं। जब स्टार्च के कण को पानी में गर्म पानी में घोलते हैं। ठंडे पानी में स्टार्च के कण नहीं घुलता है। इसको गर्म पानी में घोलते हैं जिसको जिलेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है? जब फल पक जाते हैं तो स्टार्च पहले डाइसेकेराइड उसके बाद मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण फलों में मिठास आ जाती है ना?
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्च का जो मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड का जो फॉर्म है स्टार्च के रूप में ही जो मतलब स्टार्च में मीठा कम होता है, और जब फल पक जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पके हुए फलों में मोनोसेक्राइड का भाग फॉर्म होता है। लेकिन जब फल कच्ची अवस्था में होते हैं, जैसे अनाज वगैरह कच्ची अवस्था में होते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें पॉलीसेक्राइड का फॉर्म हो जाता है। डेक्स्ट्रीन, अब हम डेक्स्ट्रीन के बारे में देखेंगे। पहले हमने पॉलीसेकेराइड का पहला फॉर्म स्टार्च देखा, अब डेक्स्ट्रीन देखते हैं कि डेक्स्ट्रीन क्या होता है। यह अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, जो केक, बिस्किट, रोटी होते हैं, उसके ऊपरी परत में जो ब्राउन लेयर होता है वह डेक्स्ट्रीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। उसका जो ब्राउन लेयर है वो डेक्स्ट्रीन होता है। सेलुलोज, यह सेलुलोज क्या है, एक फाइबर ऐसा है, इसका शरीर मानव शरीर में इसका कोई पोषक मूल्य नहीं है, लेकिन जानवरों में यह आसानी से पचता है। सेलुलोज हमें अनाजों की छिलके में, फल सब्जियों के छिलके में, इससे हमें सेलुलोज की प्राप्ति होती है। रेशेदार जो फल सब्जियां होती हैं उसके रेशों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। मानव में कोई पोषक मूल्य नहीं है, लेकिन ये फिर भी मानव के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज अगर हमारे आहार में रहता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, हम कॉन्स्टिपेशन से बचे रहते हैं। सेलुलोज हमारे आंतों को उत्तेजित करके मल मूत्र आसानी से विसर्जित करने में हमारी मदद करता है। अंजीर में सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्लाइकोजन, इसे जंतु स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। यह वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। यह कब मिलता है? जब हम ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हम ले लेते हैं, तो यह हमारे शरीर में ही, हमारे मांसपेशियों में, हमारे मस्तिष्क में यह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो यह परिवर्तित हो जाता है, हमारे मांसपेशियों में इकट्ठा होता है, और फिर आवश्यकता पड़ने पर हमें यही ग्लाइकोजन पिघल के हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाती है। पैक्टिन, यह पैक्टिन फलों के गूदों में, पके जो फल होते हैं उसके और जड़ वाली सब्जियों के जैसे सलजम आदि में पैक्टिन पाया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका जैम जेली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कोई वैसे कोई पोषक मूल्य नहीं है। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसमें कौन कौन से संगठक पाए जाते हैं, इसका पोषक मूल्य क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या कार्य करता है, इसका पाचन, इसका अवशोषण किस प्रकार से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।